Hello friends, welcome to Make My Exam, and today we will discuss the next session of our polity questions. I hope you like the previous video, and here's the questions are. First question is the separation of the judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of the Indian Constitution. Option A is the preamble, option B is the fundamental rights, option C is the directive principle of state policy, and option D is the 7th schedule. पहली बात तो जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जो है हमारे आर्टिकल 50 में गिवन है, ये आर्टिकल 50 जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टार्ट होते हैं हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक स्टार्ट हैं हमारे. क्लियर. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बनेगा डेट इज अ सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द राइट आंसर. क्लियर. And the next question is in which of the following is the promotion of international peace and security mentioned in the Constitution of India? Option A is a preamble to the Constitution, option B is a directive principle of state policy, option C is the fundamental duties, option D is the 9th schedule. अब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये जो है एम हमारा स्टेट्स का होता है, ये हमारे अगेन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गिवन है एंड ये आर्टिकल 51 में हमारा गिवन है. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर. So the next question is a concept of welfare state is included in which part of the Indian Constitution? Option A is the preamble of the Constitution, option B is the fundamental rights, option C is the directive principle of state policy, and option D is the fundamental duties. अब वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? लाइक जो हमारे लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं. अब जो है हमारे जो तीन तरीके की चीज़ें हैं हमारी, डेट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स को मिले हुए हैं, जो उनके राइट्स हैं, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमने कंट्री के लिए करनी है. एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? जो स्टेट हमारे लिए काम करती है, डेट इज़ अवर वेलफेयर. डेट मीन्स जो वेलफेयर स्टेट है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गिवन है आर्टिकल 36 to 51. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. The concept of welfare state is in the directive principle of state policy. Clear? So the next question is the directive principle of state policy are, first option is justiciable, option B is non-justiciable, option C is the none, only some of the provisions are justiciable, and option D is the none of the above. डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये पहली बात तो नॉन जस्टिशिएबल है. क्यों नॉन जस्टिशिएबल हैं? क्योंकि हमारे पास जो हमारी स्टेट्स हैं 29 स्टेट्स हैं जो हमारी, उनके पास पूरे के पूरे रिसोर्सेज नहीं हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं किसी के पास कम है. तो जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो हमारे वेलफेयर स्टेट के लिए काम करते हैं, डैट इज़ एजुकेशन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना. ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें प्रोवाइड कराएंगे. लेकिन हाँ ये नॉन जस्टिशिएबल है. क्यों नॉन जस्टिशिएबल है? क्योंकि सभी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं. क्लियर. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहली बात तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था तो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग आई थी, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू स्वर्ण सिंह कमेटी. क्लियर. बट आफ्टर दैट 86 अमेंडमेंट 2002 को हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज़ बन गई थी तो वो 11 बन चुकी थी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दैट इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? दे आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. अब पहली बात तो जो हमारे पार्ट्स हैं, पार्ट 2 में जो दिया गया है वो सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है, पार्ट 4A में दिया गया है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और पार्ट 5 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में को. सो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन सी जो हमारा 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारी कौन सी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, नेक्स्ट ऑप्शन इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑप्शन इज टू protect monuments and places of public importance, and next option is to protect and improve the नेचुरल इन्वायरमेंट. पहली बात तो इसमें से जो हमारी टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटी. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो अगेन द हमारी फंडामेंटल ड्यूटी. एंड ऑप्शन सी इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी. इट इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? दैट इज ऑप्शन सी.
टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दैट इज अवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो हमारी नेशनल हेरिटेज साइट्स होती हैं, जब पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको सेफ रखना, उसको अच्छा रखना, ये हमारे स्टेट का काम होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? ऑप्शन सी। क्लियर? ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which article of Indian Constitution enumerates fundamental duties of the Indian citizen? अभी हमने डिस्कस किया है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 हैं। 42nd अमेंडमेंट के दौरान 10 ऐड हुई थी, 86 अमेंडमेंट के दौरान हमारी 11th ऐड हुई थी। तो हमारा जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 51A में दिया गया है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और हमारे पार्ट कौन से हैं? पार्ट 4A में। सो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 21, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 48A, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 51A, ऑप्शन डी इज द आर्टिकल 56। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज द आर्टिकल 51A। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? ऑप्शन ए इज वंस, ऑप्शन बी इज सेकेंड टाइम 2 टाइम्स, ऑप्शन सी इज 3 टाइम्स, ऑप्शन डी इज एनी नंबर ऑफ टाइम। पहली बात तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कितनी मर्जी बार हमारे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वो दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो उनका कोई भी जो री इलेक्शन का टाइम है वो फिक्स नहीं है। सो इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। वो कभी भी कितनी मर्जी बार हमारे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लाइक जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे जो हमारे 2 बार इलेक्ट हुए थे। क्लियर? So the next question is what is the maximum age limit prescribed for the post of President of India? Option A is 58 years, option B is 60 years, option C is 62 years, option D is there is no maximum age limit. पहली बात तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए हमारी कोई एज प्रिस्क्राइब नहीं है। सो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, डेट इज़ देयर इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट। क्लियर? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन इनिशिएट impeachment of president? Option A is a 1/4 member of either house of the president, option B is a half of the members of either house of the parliament, option C is the half of the state's legislature, and option D is a 1/3 members of any state legislature. पहली बात तो जब हमने डिस्कस किया था वीडियोस में भी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जब इनको इम्पीच करना होता है तो हमारे किसी भी सदन से ये बिल जो होता है इनके लिए स्टार्ट होता है। तो इट मीन्स जो है हमारा इन आइदर हाउस की बात होगी पहले तो, ठीक है। सो इसमें जब इनिशिएट होता है बिल तो 1/4 मेंबर्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। पहले 1/4 मेंबर रिटन में देते हैं एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंट को हमारे 14 डेज़ का टाइम मिलता है एंड अगर 14 डेज़ के बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो वो उसी सेम हाउस में वापस रिटर्न आता है बिल। अगर सपोज करो लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में रिटर्न आएगा, आफ्टर दैट राज्यसभा में जाएगा, आफ्टर दैट जब पास हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी से, दैट इज़ द स्पेशल मेजोरिटी, देन वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए है दैट इज़ द राइट आंसर, 1/4 member of the either house of the president. This is the right answer. Clear? So the next question is which one of the following offices is held during the pleasure of the President of India? Option A is the Vice President, option B is the Chief Justice of India, option C is the Governor of the state, option D is the Chairman of UPSC. First of all इसमें से जो Chairman of UPSC हैं वो हमारे President जो हैं अपॉइंट करते हैं उनको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं हमारे, एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हमारे स्टेट्स में होते हैं। और ये हमारे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो कितना भी गवर्नर कितने टाइम के लिए भी रह सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, गवर्नर ऑफ द स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन ए elected member of both the houses of the parliament, option B elected member of both the houses of state legislature, option C elected member of legislative assembly of all the states, option D elected member of legislative assembly of Delhi and Pondicherry। पहली बात तो जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे पार्टिसिपेट करते हैं वो हमेशा हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। क्लियर? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज दैट इज़ द लोकसभा एंड राज्यसभा। Clear? And option so the next is the elected member of state legislature assembly, that is the state विधान सभा। एंड जो हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करती हैं दिल्ली और पुडुचेरी की, दिल्ली और पुडुचेरी जो है हमारी 70 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किए गए थे। तो डेट मीन्स ऑप्शन ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ये आएंगे। एंड उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दिस इज द नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, ये सही है हमारा।
and option D, elected member of both the legislative assembly, elected member of legislative assembly of Delhi and Puducherry. That means ACD is the right answer. So हमारा जो कोड होगा इसमें ACD and is the right answer. Clear? Next question is a vice president is the ex officio chairman of. पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारा कोई ऑफिस नहीं दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं हमारे राज्यसभा में बैठते हैं जाके, तो इसीलिए वो उनके चेयरमैन होंगे। सो द ऑप्शन ए इज़ अ राज्यसभा, ऑप्शन बी इज़ अ लोकसभा, ऑप्शन सी इज़ अ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी इज़ अ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो राइट आंसर इज़ अ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा, प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पहली बात तो लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमारे स्पीकर होते हैं, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरमैन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया था, तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये हमारे जो हैं कहाँ पे बैठते हैं, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द लोकसभा एलोन, ऑप्शन बी इज़ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इज़ द राज्यसभा एलोन। सो ऑब्वियसली बात है कि जो ये चेयरमैन को हटाने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है उसी सदन से स्टार्ट होगी, दैट इज़ द राज्यसभा। पहली बात जो बिल आएगा इनको हटाने के लिए वो राज्यसभा में आएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही इंजॉयज द। फर्स्ट ऑप्शन इज सपोर्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, ऑप्शन बी इज द कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी इज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी इज द सपोर्ट ऑफ द पीपल। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा ऑफिस में तब रहते हैं जब इनके पास मेजोरिटी रहती है, दैट इज द कॉन्फिडेंस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा का मतलब क्या है कि ही हैज़ अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू। ऑप्शन ए इज अ राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन बी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज अ लोकसभा ओनली एंड ऑप्शन डी इज अ इलेक्टोरेट। सो जो जितनी भी हमारी यूनियन कैबिनेट है दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यूनियन कैबिनेट एक सिंगल मिनिस्टर के लिए मिनिस्टर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये टोटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर। लीगल मैटर का मतलब ये है कि जो हमारे लॉ मेकिंग होती हैं, जहाँ आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे कानूनी मैटर्स हैं उसके ऊपर कौन एडवाइस करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी इज द चेयरमैन लॉ कमीशन, ऑप्शन डी इज द नन ऑफ दीज। पहली बात तो लीगल मैटर्स के ऊपर हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बात करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं। ये जितने भी ये नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जितनी भी कानूनी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के लिए, अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस कर देता है तो उसके अगेंस्ट कौन लड़ता है, गवर्नमेंट की साइड से कौन लड़ता है उनका केस, दैट इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द अटॉर्नी जनरल इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। First option is a select committee, option B is the estimate committee, option C is the prime minister, option D is the public account committee। पहली बात तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं ये ऑडिट करते हैं। ये हमारी रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बना के जब ये रिपोर्ट्स तैयार कर दी जाती हैं, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये सबमिट कर दी जाती हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को। तो डैट मीन्स जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये जितने भी हमारे घोटाले होते हैं, ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ही आगे शो करती है। सो डैट मीन्स जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड ऑफ इंडिया हैं दे आर द फ्रेंड एंड गाइड of which committee, that is the public account committee, that is the right answer. D option is the right answer, public account committee. So the next question is which non-member can participate in the business of either house of the parliament? Option A is the vice president, option B is the solicitor general, option C is the attorney general and option D is the chief justice of India.
पहली बात तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे राज्यसभा के ही चेयरमैन हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल के साथ जो होते हैं एडिशनल, जो उनकी हेल्प के लिए होते हैं, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द पार्लियामेंट। एंड ऑप्शन सी द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, लीगल मैटर्स के ऊपर बात करते हैं ये, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। ये एक ऐसे नॉन मेंबर हैं, ये जो है हमारे पार्लियामेंट की मीटिंग्स में आ सकते हैं, किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। क्लियर। ये जो होते हैं इनको बैठने का हक है वहाँ पे, इनसे कोई राय मांगी जाए, एडवाइस मांगी जाए तो ये एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का कोई भी हक नहीं है। द रीज़न वाई, क्योंकि ये हमारे मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के। क्लियर। ऑप्शन डी इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे आर नॉट, ऑब्वियसली बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। क्लियर। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा डेट इज ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 sessions of the parliament? Option A is a 3 months, option B is a 4 months, option C is a 6 month and option D is a 9 month. So जो हमारा सेशंस होते हैं, सेशंस में हमने बात करी थी वीडियोस में भी, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन होते हैं। बजट सेशन का जो टाइम होता है वो फेब से मई तक का होता है, एंड मॉनसून सेशन का जो टाइम होता है डेट इज़ अ जुलाई अगस्त, एंड विंटर सेशन का टाइम होता है नवंबर दिसंबर। सो जो हमारे अगर टाइम गैप पड़ जाए ज़्यादा तो इट मीन्स जो अगर सपोज एक कोई सेशन ना हो तो मैक्सिमम जो गैप हो सकता है हमारा वो 6 मंथ का गैप डल सकता है। एंड ऑब्वियसली बात है जो ये हमारी नेशनल एमरजेंसीज वगैरह होती हैं वो भी 6 मंथ्स के लिए लगती हैं, तो डैट मीन्स अगर सेशन होगा हमारा गैप पड़ेगा तो मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। क्लियर। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एन ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट, हाउ मेनी सीट्स शुड इट हैव? ऑपोजिशन को बनाने के लिए, ऑपोजिशन मेंबर बनने के लिए, ग्रुप बनने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए इज़ द 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी इज़ द 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी इज़ द 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी इज़ द 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली बात है जो हमारा ऑपोजिशन का मेंबर होगा, जो ऑपोजिशन पार्टी होगी, उसको बनाने के लिए हमें लोकसभा में अगर देखा जाए, लोकसभा में तो उनके 1/10 चाहिए, राज्यसभा में भी चाहिए 1/10 ही चाहिए, तो हम किसी भी पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी बोल सकते हैं। तो सेम केसेस विद द कोरम। कोरम जो एक टर्म होती है कि अगर हमने एक सदन का आज का दिन स्टार्ट करना है तो हमें मिनिमम कोरम चाहिए। कोरम का मतलब होता है द मिनिमम सीट्स जो हमें आज एक सेशन स्टार्ट करने के लिए चाहिए, आज का दिन स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो भी बिल्कुल सेम होती हैं 1/10 ऑफ द हाउस। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर होगा? 1/10 ऑफ द सीट्स। क्लियर। तो डैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Clear. So the next question is a proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval. Option A is a within 1 month, option B is a within 2 month, option C is a within 6 month, option D is a within 1 year. तो जब भी हमारी एमरजेंसी लगती है तो हमें विदिन 1 मंथ उसको बिल पास करना होता है। हमने एमरजेंसीज में प्रेसिडेंट पावर्स में भी डिस्कस किया था, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट में नेशनल एमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, हमारी फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो बिल होता है वो 1 महीने में पास करना ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरम ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा इज, अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा ओपोजिशन पार्टी को बताने के लिए 1/10 मेंबर की ज़रूरत होती है, तो हमारे कोरम का मतलब भी वही होता है। कोरम को भी बताने के लिए, यानी कि आज का दिन स्टार्ट करने के लिए हमें मिनिमम मेंबर्स चाहिए, दैट इज़ अ 1/10 ऑफ द हाउस। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज़ अ 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन बी इज़ अ 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन सी इज़ अ 1/8 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन डी इज़ अ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सो इसका आंसर है डी, दैट इज़ अ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। Clear. So the next question is the Indian Parliament consists of, option A is a Lok Sabha only, option B is a Lok Sabha and President, option C is a Rajya Sabha and Lok Sabha, option D is a President, Rajya Sabha and Lok Sabha। पहली बात तो जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो हमारे 2 हाउसेज हैं और उनमें से एक हमारे 2 हाउसेज हैं और उसके साथ हमारे एक प्रेसिडेंट होते हैं। 2 हाउसेज में कौन है? लोकसभा एंड राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट। क्लियर। लोकसभा राज्यसभा को हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट हमारे उनका पार्ट है। क्लियर। तो डैट मीन्स पार्लियामेंट को बनाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, 2 हाउसेज की और एक प्रेसिडेंट की, डैट इज़ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, डी is the right answer. Indian Parliament is President, Rajya Sabha and Lok Sabha. Clear. Next question is if a member of Parliament becomes disqualified for a membership, the decision of its removal is taken by.
इसमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर हम किसी एमपी को हटाना चाहते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? ऑप्शन ए इज़ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन बी इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट जज, ऑप्शन डी इज़ द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो जब भी हम प्रेसिडेंट जो हमारे एमपीज़ होते हैं, इनको अगर डिस्क्वालीफाई करना हो तो इनका डिसीजन लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट डिसीजन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे, हमेशा वो पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन जो दी है, हमारी जो एमपीज़ ने क्वालिफिकेशन दी हैं, वो कहाँ पे दी हैं? इलेक्शन कमीशन को दी हुई हैं। तो डैट मीन्स प्रेसिडेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? सो ऑप्शन डी इज़ द हमारा राइट आंसर। क्लियर? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who decide dispute regarding disqualification of the members of parliament? First option is president, option B is a concerned house, option C is a election commission, option D is a president in consultation with election commission. So this is the same question, just हमारी लैंग्वेज चेंज हुई है। यहाँ पे पहली बार उन्होंने डिस्क्वालीफाई करने के लिए पूछा था, यहाँ पे डिस्प्यूट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो जितने भी ये डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन है, वो हैंडल कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? ऑप्शन ए इज द चेयरमैन राज्यसभा, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इज नन। पहली बात तो राज्यसभा जो होती है हमारी, वो परमानेंट हाउस है, तो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। क्लियर? और ये हमारी 6 ईयर्स के लिए चुनी जाती है। क्लियर? तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, नन ऑप्शन इज अ राइट। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा enjoys the power more than the Lok Sabha in the case of? Option A is the money bill, option B is the non-money bill, option C is the setting up of new all India services, option D is the amendment of the constitution. पहली बात तो इन्होंने मनी बिल केवल ये बताया है। मनी बिल जो होता है वो सिर्फ एक्सेप्शनल पावर है हमारी लोकसभा की, तो लोकसभा के में मनी बिल जो है हमेशा लोकसभा में पहली बार आएगा। नॉन मनी बिल जो कहने का मतलब, नॉन मनी बिल का मतलब ऑर्डिनरी बिल। क्लियर? जो हमारे मनी बिल के अलावा जितने भी बिल होंगे हमारे नॉन मनी बिल, दैट इज अ ऑर्डिनरी बिल, वो किसी भी सदन में आ सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन सी इज ऑप्शन डी इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली बात है, अगर हमने चेंज करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी बिल जो है किसी भी सदन से आ सकता है। लेकिन ऑप्शन सी सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये जो बिल इनिशिएट होता है वो हमेशा हमारे राज्यसभा से इनिशिएट होता है, देन हमारे लोकसभा में जाएगा, देन उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। दैट मीन्स जो राज्यसभा है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए सबसे ज़्यादा पावर्स रखती है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड? पहली बात तो उन्होंने बोला है कैन नॉट बी डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं हो सकती, बट हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी इज द नन ऑफ दीज। पहली बात तो अगर देखा जाए ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग लोकसभा, लोकसभा जो है हमारी डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर? बट वो लोकसभा जो है हमारी अबॉलिश नहीं हो सकती, क्योंकि कंट्री को गवर्न करने के लिए हमारे लोअर हाउस लोकसभा होना ही चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज अ राज्यसभा। राज्यसभा है दैट इज अ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। क्लियर? सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जितनी भी हमारी कंट्री में विधानसभा हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है, ये भी हमारे स्टेट को गवर्न करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये भी जो हैं डिसॉल्व हो सकती हैं, बट अबॉलिश नहीं हो सकती। तो इट मीन्स देयर इज़ नो ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। क्लियर? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड? इसमें बोला है कि डिसॉल्व नहीं हो सकती बट कैन बी अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड का मतलब क्या है कि ख़त्म करना है, वो तो कोई भी ख़त्म नहीं हो सकता, बट ये डिसॉल्व हो सकती हैं। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो सकती हैं। राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस, सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो इसको एक दोबारा से आप अच्छे से पढ़ना। अगर आपको इसमें से कोई क्वेरी हो तो आप पूछना। और आई होप यू लाइक दीज वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।